Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम एटम एंड मॉलिक्यूल के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, एटम्स के मॉडर्न सिंबल्स को और एटम के शेप एंड साइज को। तो सबसे पहले देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो देखो, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी दी थी 1808 में। और जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्लेन करा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे, इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन करा था। ठीक है। और जॉन डाल्टन ने एटम्स के रिलेटेड कुछ पॉस्टुलेट दिए थे, जिसमें से सबसे पहला पॉस्टुलेट है, देखो क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि सारे के सारे जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनका नाम क्या है, एटम है। ठीक है, ये हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ा था कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है, सारे के सारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं वो सब एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, जिनको हम एटम बोलते हैं। ठीक है। और वो जो एटम होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, इवन उनको हम रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम्स को देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है। और यही जो एटम्स होते हैं वो फर्दर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ना ही तो हम किसी भी एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम बना भी नहीं सकते, उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट है, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब देखो क्या है, मैंने कार्बन के बहुत सारे एटम्स ले लिए, मैंने कार्बन का एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा एटम लिया, तीसरा लिया। ठीक है। तो इन तीनों का जो कार्बन का मास है तीनों ही कार्बन, मतलब सेम एटम्स है। ठीक है। तो इन सेम एलिमेंट है, ये सेम एटम है, सेम एलिमेंट है, तो इनका जो मास होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जॉन डाल्टन के थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो एक एलिमेंट होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती है। मतलब ये जो कार्बन प्रॉपर्टी दिखाएगा वही वाली प्रॉपर्टी ये दिखाएगा, वही वाली प्रॉपर्टी ये दिखाएगा, मतलब सब कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है। और इनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे ये थे सेम एलिमेंट्स लिए थे, अब जैसे मान लो एक ले लिया हमने गोल्ड का एलिमेंट ले लिया। ठीक है। एक हमने सिल्वर का एलिमेंट ले लिया। ठीक है। एक हमने गोल्ड का ले लिया, एक सिल्वर का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, मतलब हमने अलग अलग एलिमेंट ले लिए। अब अलग अलग एलिमेंट का जो मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। जॉन डाल्टन के फोर्थ पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज तो दिखाएंगे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर है, सिल्वर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, कॉपर है, कॉपर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, मतलब सब जो एलिमेंट है वो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो एंड द काइंड ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम इन द कंपाउंड। तो ये देखो, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कि हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो इसका ये जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है ये वही है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला ही है। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना वो एक फिक्स रेशियो में करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था इसमें, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते थे तो वाटर बनता था। अब वहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, जो कि क्या है, 1:8 के रेशियो में। ठीक है। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट यही है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंपल फिक्स्ड होल नंबर के रेशियो में। ठीक है।
तो अब देखो, जैसे कि हमारी जो स्टडी है वो आगे बढ़ती गई, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट और आते गए और उन्होंने अपनी स्टडी करी, तो हमें ये पता चला कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ पोस्टुलेट्स जो है वो गलत हैं, ठीक है। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है, और ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये आपसे आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है लिमिटेशन, मतलब उसमें क्या कमी है, क्या पोस्टुलेट जो है वो गलत है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला ड्रॉबैक है, जैसे कि जॉन डाल्टन ने बोला था कि जो सारे के सारे जो मैटर है वो इनडिविजिबल है, मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जो फर्दर डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन एटम्स जो होते हैं वो, जैसे कि अब आप आगे पढ़ोगे तो एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल नहीं होते। एटम्स में ना इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, मतलब ये एटम के अंदर बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। मतलब एटम्स जो होता है ना, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। एटम जो होता है इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, ये एटम्स के ही पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उसमें हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन तीनों को ही, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये एक एटम्स की ही यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप प्रूफ दिस रॉन्ग। देखो, एटम, जैसे कि हमने इसके थर्ड पॉस्टुलेट में पढ़ा था जॉन डाल्टन के, जॉन डाल्टन ने बोला था कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सारे के सारे जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। लेकिन यहाँ ये चीज गलत है, जो एटम्स होते हैं ना, मतलब जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते। अब जैसे मान लो हमने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, ठीक है, मतलब हमने हर एक एलिमेंट, हर एक सेम एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसके एटम्स को देखा। जैसे कार्बन है, अब यहाँ पे कार्बन का मास जो है वो 12 है, और यहाँ पे कार्बन का मास 13 हो सकता है, यहाँ पे कार्बन का मास 14 हो सकता है। मतलब हर किसी का जो मास है वो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन का जैसे यहाँ पे 12 है, 13 हो गया, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसका जो थर्ड पॉस्टुलेट है जॉन डाल्टन का वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास डिस्कवर्ड एज आइसोबार्स। जो मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था जॉन डाल्टन के फोर्थ पॉस्टुलेट में, उन्होंने बोला था कि जो सारे अलग अलग मास होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, तो उनके मास भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज भी गलत प्रूव हुई है, ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं, आइसोबार के कॉन्सेप्ट से जो एटम होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम भी हो सकता है। कैसे? तो देखो, जैसे कैल्शियम और आर्गन है, इनका जो मास है वो सेम होता है, ठीक है। कैल्शियम और आर्गन का मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो इस कॉन्सेप्ट को ना हम आइसोबार बोलते हैं, मतलब अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं जिनका मास सेम होता है उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। और वो एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट जिनका जो एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन उनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आइसोटोप्स। अब ये जो आइसोटोप्स है और ये जो आइसोबार्स है, इनके जो कॉन्सेप्ट को आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, डाल्टन वुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि हमने अभी देखा, एक एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, मतलब उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एटम में। तो जॉन डाल्टन ने इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। तो ये 4 ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो अब देखते हैं डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो देखो, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जॉन डाल्टन ने एक सिंबल दिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, स्टडी इजी हो जाए, ठीक है, लिखना आसान हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज दिस सिंबल। डाल्टन एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज करा था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट वे में,
ठीक है। जैसे कि देखो उन्होंने बोला था कि अगर हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक छोटी सी डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सर्कल बनाएंगे, उसको फिलअप कर देंगे, तो ये कार्बन हमारा रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल बना देंगे। फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक ऐसा साइन सा लगा देंगे। सल्फर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें प्लस का साइन लगा देंगे। प्लेटिनियम को रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर P लिख देंगे। आयरन को रिप्रेजेंट करना है तो उसका हम जो ड्राइंग है उसकी कुछ ऐसी बना सकते हैं, उसका कुछ सिंबल जो है वो ऐसा बना सकते हैं, कॉपर का ऐसा। तो मतलब उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सिंबल्स दिए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट ये जो सिंबल्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट मेथड है। मतलब देखो ना कि क्या होता है कि हम इन सिंबल को ईजिली ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है, ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तो 1 सेकंड में हो जाती है, ठीक है, 1 सेकंड मतलब 2 मिनट में ही हो जाती है, बहुत जल्दी होती है केमिकल रिएक्शन। तो अब आपको उस केमिकल रिएक्शन को नोट डाउन करना है, तो आप वहाँ पे ऐसे पहले उसकी पिक्चर्स थोड़ी बनाओगे, मतलब ऐसे ड्राइंग थोड़ी बनाओगे। अगर आप इन सिंबल्स का यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये एक इनकन्वीनियंट मेथड है किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आती है मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब है जो कि हम आज के टाइम पे जिस थ्योरी को यूज़ करते हैं वो थ्योरी, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न सिंबल की थ्योरी है, मतलब मॉडर्न सिंबल एलिमेंट्स की जो थ्योरी है, ये दी थी जे बेर्ज़ेलियस ने, ठीक है। बेर्ज़ेलियस ने इन्होंने प्रपोज दैट फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट बी यूज एज ए सिंबल। इन्होंने बोला कि जैसे मान लो एलिमेंट का जो नाम है उसके पहले लेटर को ही हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, H है, तो हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे H से। इन्होंने यही बोला कि जैसे हमें अगर किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसके फर्स्ट लेटर से ही क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ना हुआ क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी तक आते गए। मतलब देखो जे बेरिस्लियस जो थे ये तो पहले के टाइम पे मतलब जितने तब एटम्स जो थे, मतलब जितने तब एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, इन्होंने तब के सिंबल बता दिए। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं जो डिस्कवर हुए हैं, अब उनका नाम कोई कैसे रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम अब रखते हैं आज के टाइम पे IUPAC। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है उसका कोई भी नाम प्रूफ करना है तो वो कौन करता है, IUPAC, ठीक है। यही उनका नाम एटम्स का रखते हैं, एलिमेंट्स का नाम रखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, और हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था IUPAC ने, IUPAC क्या है, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। जो किसी भी एलिमेंट के, मतलब जो किसी भी एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करती है, मतलब नेम को प्रूव करती है, सिंबल को प्रूव करती है, यूनिट को प्रूव करती है, ठीक है। जैसे कि देखो अब इसका ना कुछ रूल भी है, IUPAC का कुछ रूल था। इन्होंने अपने रूल में बोला कि जो कोई भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है, मतलब अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है और उसके सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा। और अगर मान लो उस सिंबल में हमें 2 वर्ड्स लाने हैं, 2 वर्ड्स जोड़ने हैं, तो उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, सेकंड वर्ड होगा हमारा स्मॉल होगा, ठीक है। सेकंड लेटर हमारा स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर वाले हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी H लिखी है, कैपिटल H, तो आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, ठीक है। कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं N से, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, बोरोन को BR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बोरोन को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 2 लेटर का सिंबल हो, जैसे हीलियम, अब यहाँ पे हीलियम में 2 नाम क्यों यूज करेंगे, मतलब 2 लेटर्स का यूज क्यों करा गया, इसीलिए क्योंकि देखो अगर हम हीलियम को H ही लिखते तो H तो हाइड्रोजन के लिए आ गया, इसीलिए हीलियम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सेकेंड लेटर का यूज किया गया जो कि क्या है, E, ठीक है। तो He रिप्रेजेंट करता है हीलियम को, ठीक है, जिसमें H जो है मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेरिलियम। देखो बेरिलियम में भी 2 लेटर्स का यूज करा गया, B और E, क्योंकि फर्स्ट वाला तो डिस्कवर हो गया बोरोन का,
उसके बाद नियॉन, नियॉन में भी Ni आएगा, ठीक है। आर्गन हो गया, Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कैल्शियम हो गया, जिसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC के क्या रूल्स है। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर रहता है किसी भी सिंबल का वो हमेशा कैपिटल रहता है, और जो सेकेंड लेटर रहता है हमेशा किसी भी सिंबल का वो स्मॉल रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी है इस चीज़ को। तो देखो, अब कुछ ना ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका जो नाम है उनके मतलब जिनका जो सिंबल है उनके नाम से नहीं रखा जाता, ठीक है। जैसे कि आयरन है, अब आयरन का जो नाम है वो स्टार्ट हो रहा है IR से, लेकिन उसका जो सिंबल है वो Fe से रखा गया है, ठीक है। तो ये जो Fe सिंबल आया है वो उसके लैटिन नेम से आया है। आयरन को हम आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरस, तो फेरस में Fe से हमने इसका सिंबल बनाया है Fe, ठीक है। सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो सोडियम का सिंबल है Na, मतलब लैटिन नेम से उसका Na लिया है और उसका सिंबल बनाया है, ठीक है। गोल्ड का नाम है ऑरम, ठीक है। तो यहाँ से Au को लिया है, तो इसी से उसका सिंबल बनाया गया है, ठीक है। अब ना आपने एटम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपने पढ़ने हैं। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही आपने लर्न करना है, जो आपकी पूरी 9th में काम आते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। और 11 to 20 क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जिनको आपने लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एटम के शेप एंड साइज को। अब देखो, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टडी करने में। मतलब जिनका जो स्ट्रक्चर का साइज़ है, अगर आपको एटम्स के साइज़ का पता लगाना है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसके साइज़ का पता लगाना। तो कैसे पता लगाते हैं एटम के साइज़ का? तो देखो, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। तो हम ना एटम का जो साइज होता है उसके रेडियस से पता लगाते हैं। मतलब हमारे पास एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। तो अगर हम इस स्फेरिकल बॉडी का अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं तो हमें उसका साइज का भी पता लग जाता है, ठीक है। और इस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस को, इस एटम के रेडियस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब एटॉमिक रेडियस को ना मीटर, किलोमीटर, इन सब में मेजर नहीं करा जाता। एटम का रेडियस बहुत छोटा होता है जिसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करा जाता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ ठीक है। तो देखो, इसका है 1/10 मीटर, मतलब अगर कोई 1/10⁹ मीटर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 नैनोमीटर से, ठीक है। मतलब 1 मीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे कुछ रेडियस दे रखे हैं जिनका एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम जो होता है उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻10, ठीक है। एक आंट है, उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻3। ये जो कि आपकी NCERT में भी आपको टेबल गिवन है, ठीक है।